तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन कर रहे हैं अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 और सेम यही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। सेम टाइप का, फिगर अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2003 और 2004 में आ चुका है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है पैराग्राफ शेप में दे रखा है, इससे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उसका डेटा जो है अपने हिसाब से सेट कर लेना चाहिए। यहाँ क्या है, 3 तो बड़ी मशीनें और 6 छोटी मशीनें, उनके बारे में कुछ डेटा दे रखा है। तो शुरू से पढ़ते हैं। कानपुर मेटल्स यूजेस 3 आइडेंटिकल बिग, इसलिए 3 बड़ी मशीनें, एंड 6 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन, इसलिए 6 स्मॉल मशीन हैं। द वर्किंग आवर ऑफ ईच ऑफ द मशीन आर, दोनों के वर्किंग जो आवर हैं वो दिए हैं। कह रहा है 1800 जो आपके आवर हैं वो तो हैं स्मॉल मशीन के, बिग मशीन के, और 20,000 आवर आपको दे रखे हैं। देखें, द वर्किंग आवर ईच ऑफ द मशीन आर 1800 आवर पर ईयर, while the इफेक्टिव वर्किंग लाइफ इज टेकन। अच्छा, वर्किंग आवर 1800, दोनों ही 1800 पे काम कर रहे हैं पूरे साल में, और वर्किंग लाइफ जो है मतलब जितने घंटे इनके पूरी लाइफ में चलेंगे, उसमें लिखा 20,000 आवर फॉर ईच बिग मशीन। बड़ी मशीन तो चलेगी 20,000 घंटे, और छोटी मशीन जो चलेगी वो चलेगी 12,000 आवर, पूरी लाइफ है, ध्यान देना। द कॉस्ट ऑफ ईच बिग मशीन इज 10,300, ये कॉस्ट आ गई, एंड स्मॉल मशीन की 3,100 है। स्क्रैप वैल्यूज दे रखी है 300 एंड 100, ये दे रखी है डेप्रिसिएशन के लिए। ये तीनों जो डेटा आपको दिए ना, लाइफ, कॉस्ट एंड स्क्रैप, ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दिए हैं। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता था कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, इसलिए ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपके काम आएगा। ईच बिग मशीन ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ द वर्कशॉप एरिया। एरिया कितना घेरती है? बड़ी मशीन घेरती है 1/6 और स्मॉल मशीन घेरती है 1/12। ठीक है जी। ईच मशीन एम्प्लॉय 6 वर्कर, वर्कर कितने काम करते हैं? बड़ी मशीन पे करते हैं, एक मशीन पे 6, और छोटी मशीन पे करते हैं 4। बिग मशीन कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पर आवर, जो पावर कंजम्पशन है इसका है 5 यूनिट्स पर आवर, और स्मॉल मशीन का है 1 यूनिट पर आवर। कॉस्ट पर यूनिट बीइंग 6 पैसा। अच्छा, पावर की जो कॉस्ट है ना वो 1 यूनिट की 6 पैसा है, तो 5 यूनिट की निकाल लेंगे, ऐसे 1 यूनिट की निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेटेड एट ₹2500, ये रिपेयरिंग लाइफ के लिए दे रखे 2500, एंड 750 फॉर ईच बिग एंड स्मॉल मशीन रिस्पेक्टिवली फॉर द होल लाइफ, इसलिए मैंने लिखा है लाइफ का, 1 साल का नहीं है। द मैनेजर इज पेड 450 पर मंथ, मैनेजर को 450 पर मंथ दिए जाते हैं। हाफ ऑफ हिज टाइम इज डिवोटेड टू मशीन सुपरविजन, और वो अपना आधा ही टाइम इसको देता है, विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली ऑन ऑल 9 मशीन, और उस खर्चे को इक्वली बांटना है 9 मशीन। 9 मशीन कैसे? 3 ये बड़ी और 6 ये छोटी, इसलिए 9 मशीनों में इक्वली बांटना है। ठीक है। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, रेंट आपको दे रखा है और अदर खर्चे दे रखे हैं। तो ये 450 पर मंथ की जो सैलरी थी उसका आधा हो गया 225 रुपए, और ये 9 मशीनों में बटेगा तो एक मशीन का कितना आ जाएगा? 25 रुपए पर मशीन का खर्चा पर मंथ का आपका आ जाएगा। अब रेंट आपको दे रखा है 600, देखो रेंट आपको दे रखा है 600, और ये कहता है कि रेंट का जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा स्पेस के रेशियो में। अब स्पेस का रेशियो कैसे निकलेगा? हमें ये पता है कि हमारे पास बड़ी मशीन है 3 और छोटी मशीन है 6, और एक बड़ी मशीन 1/6 एरिया घेरती है और एक छोटी मशीन 1/12। ध्यान देना, बड़ी मशीन 1/6 एरिया घेरती है और छोटी मशीन 1/12। ऐसा कहाँ लिखा है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, एरिया का रेशियो दे रखा है। तो अब अपन ने इनको मल्टीप्लाई किया, 1/6 इंटू 3 दैट इज 1/2, 1/12 इंटू 6 दैट इज 1/2, 1/2 1/2 एंड रेशियो हो गया 1:1, बेस इक्वल है 2 का 1:1। इसीलिए रेंट का जो 600 रुपए का खर्चा है वो दोनों मशीनों में 1:1 में बटेगा, यानी 300 बड़ी मशीन का और 300 छोटी मशीन का। एक मशीन का निकालना है तो 300 रुपए 3 मशीन पे लगे तो एक मशीन पे होंगे 100, और 300 6 मशीन पे लगे तो एक मशीन का हो गया 50। इस तरीके से आप रेंट का खर्चा निकाल सकते हैं। अब देखो लाइट एक्सपेंसेस का है। लाइट एक्सपेंसेस की बात करें तो उसको लिखा है आगे ब्रैकेट में, टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, जितने वर्कर होंगे तो वर्कर का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि 6 बड़ी मशीनों पर 3 बड़ी मशीनों पे 6 वर्कर लगे हुए हैं और 6 छोटी मशीनों पे 4 वर्कर लगे हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर ऑफ वर्कर देखिए, ये 6 और 4, ये देखिए, और मशीनें तो अपन को पता ही है 3 और 6 हैं। तो ध्यान देना, 3 बड़ी मशीनों पे 6 वर्कर लगे हुए हैं
और 6 छोटी मशीनों पे 4 वर्कर लगे हुए हैं, तो 18 एंड 24 वर्कर लगे हुए हैं, रेशियो होता है 3:4। इसलिए लाइट का जो खर्चा आपको दे रखा है 1.26, उसको 3:4 में बांटा। 0.54 है बड़ी मशीनों का, 0.72 है छोटी मशीनों का, 0.54 तो है जो है 3 मशीनों का है, तो एक मशीन का कितना होगा तो डिवाइड बाय 3 कर दें। 0.726 मशीन का है तो 6 से डिवाइड कर दें, तो पर मशीन का लाइट का खर्चा भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट अपन खर्चा ले रहे हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ये बड़ी मशीन का, ये छोटी मशीन का। अब तीनों ही मशीन का, दोनों ही मशीनों का कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ तीनों आपको पता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा आपका वर्किंग लाइफ, कॉस्ट एंड स्क्रैप, ये पूरा आपका एरिया कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ है। देखिए, इसलिए मैंने कहा था डेटा पहले सेट कर लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ दे रखा है, इन तीनों का यूज जो है वो अपन करेंगे अपने डेटा के अंदर। ये देखिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ पूरी ले ली, 20,000 घंटे चलेगी है, तो पर आवर का रिडक्शन निकल गया। सेम स्मॉल मशीन का कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, तो ये भी पर आवर का खर्चा निकल गया। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो अपन ने यूज किया है, पर आवर का रिडक्शन अपना निकल गया। नेक्स्ट लेते हैं रिपेयर। रिपेयर का आपको दे रखी है और लाइफ भी दे रखी है, चेक करते हैं रिपेयर एंड लाइफ। वो सब मैंने डेटा में इसलिए पहले ही सेट कर दी है। ये देखिए रिपेयर का खर्चा ये रहा, रिपेयर का खर्चा पूरी लाइफ का है, और लाइफ कितनी है वो आपको यहाँ दे रखी है। तो रिपेयर को लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर का खर्चा आ जाएगा। तो रिपेयर का जो खर्चा दे रखा है उसको लाइफ से डिवाइड कर दो, पर आवर का खर्चा। रिपेयर का खर्चा दे रखा है, लाइफ से डिवाइड कर दो, पर आवर का खर्चा। ये अपन ने बिग मशीन का निकाला, ये हमने स्मॉल मशीन का निकाला। ऐसे ही पावर का खर्चा, पावर का खर्चा बिग और स्मॉल मशीन है। पावर का खर्चा बड़ी मशीन पे 5 यूनिट है, स्मॉल मशीन पे 1 यूनिट है। 1 यूनिट का खर्चा 6 पैसे है, 6 पैसे है 1 घंटे का। ये 1 घंटे में 5 यूनिट लगती है और 1 यूनिट के 6 पैसे लगते हैं, तो 1 घंटे के खर्चे कितने हो गए 30 पैसे। 1 घंटे में 1 यूनिट लगती है 6 पैसे की, तो कितने पैसे हो गए 6 पैसे हो गए। कुल मिला के ये आपका पावर का खर्चा निकल गया। तो इस तरीके से आपके बेसिक सारी चीजें जो है वो इसके अंदर निकल चुकी हैं। अब आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर इजीली जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। देखो, अब अपन देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 18। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज टफ होती है, पर मैंने इसको एक चार्ट की हेल्प से समझाया है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। इस टॉपिक का नाम है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, यानी ओवरहेड आपने जितने सोचे थे उससे अगर ज्यादा लग जाए तो क्या होगा। सेम इसी टाइप का एग्जांपल नंबर 19 भी है, फिगर चेंज करके। इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है आपका वो कहलाता है सप्लीमेंट्री रेट। नाम में ज्यादा मत जाना, बहुत आसान सा टॉपिक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कहता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 50 पर मैन डे। कहता है हमने जो ओवरहेड का एनालिसिस किया उसके हिसाब से निकाला कि 50 रुपए पर मैन डे, यानी एक आदमी एक दिन काम करने का 50 रुपए लेगा। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड दैट मैन डेज एक्चुअली वर्क 79 लाख। वास्तव में एक्चुअल खर्चा हुआ इट इज हुआ 79 लाख का, ठीक है। और 1.5 लाख डेज थे, डेज थे 1.5 लाख, तो 50 रुपए के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था 75 लाख, 75 लाख का। टू भी होना इतना चाहिए था, और हो कितना गया, हो गया 79 लाख का। ध्यान देना, आपने खर्चा जो एनालाइज किया था, जो एस्टिमेट किया था, वो 75 लाख का किया था, और हो कितने का गया 79 लाख का हो गया। तो इसका मतलब आपके खर्चे ज्यादा लग गए, इसी को कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। आपके खर्चे ज्यादा लगे, कितने ज्यादा लग गए 4 लाख। चेक कर लो, 75 लाख एंड 79 लाख, आपके खर्चे 4 लाख रुपए ज्यादा लग चुके हैं। अब ये 4 लाख रुपए की हांडी किसी के सिर तो फोड़नी पड़ेगी ना, कि भाई ये खर्चे ज्यादा लग गए, इन ज्यादा खर्चों का क्या किया जाए। तो खर्चे लगने चाहिए थे 75 लाख, लग गए 79 लाख। तो अब ये खर्चों का क्या किया जाए, किसको, किसके मत्थे मरे जाए कि यार ये खर्चे तुम्हारे कारण लगे हैं। तो ध्यान देना, 75 लाख के खर्चे लगने चाहिए थे, लग गए 79 लाख, ओवर खर्चे हो गए आपके 4 लाख। तो मोर एक्सपेंसेस हो गए ये आपके, इसको बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कि सर ये तो अनअब्सॉर्ब्ड है, कहां डालें इनको। तो आगे का आपको क्वेश्चन में कहता है आउट ऑफ द 40,000 यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड 30,000 वर सोल्ड। कहता है 40,000 यूनिट बनाई गई, उसमें से 10,000 यूनिट जो है वो बच गई हैं। 40,000 बनाई है, 30,000 बिक गई हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, 40,000 यूनिट आपने बनाई है, उसमें से 30,000 तो आपकी बिक गई हैं।
और ये आपका अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है कितनी 10,000। ये डेटा अपन को मिला है। क्वेश्चन जो जो कह रहा है मैं अभी केवल पढ़ रहा हूं, मैंने और कुछ नहीं बताया है कि 40,000 यूनिट टोटल बनाई थी, उसमें से बिक गई है कितनी 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा कितना 10,000। ठीक है सर, आगे क्या करना है देखते हैं। ऑन एनालाइजिंग द रीजन, अब रीजन को एनालाइज किया गया, खर्चे इतने जो 4 लाख रुपए ज्यादा क्यों लग गए, ये हमारे 4 लाख के खर्चे ज्यादा क्यों लग गए, अब एनालाइज कर रहे हैं इसका। इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, का 60% तो भाई साहब प्लानिंग ही डिफेक्टिव थी आपकी, ये डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुआ है। तो 4 लाख का 60% हो गया 2,40,000, ये डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुआ है। एंड द रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज द ओवरहेड कॉस्ट, और बाकी के जो 40% है यानी 1,60,000 वो हम मान सकते हैं कि हमारे खर्चे ओवरहेड जो है बढ़ गए हैं। हाउ वुड अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट, कहते हैं इनका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, मैंने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो किया था वो 40,000 यूनिट का किया था, 40,000 यूनिट में से 30,000 बिक गई हैं, बची कितनी है 10,000। 4 लाख का खर्चा आपका ज्यादा हुआ, उसमें से हमें ये पता है कि डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से 2,40,000 के लगे, और बाकी खर्चा वाकई बढ़ गया हमारा, वो जेन्युइन है, महंगाई की वजह से या किसी भी रीजन से, ये हमारे आप खर्चे का जो रीजन है वो आ गया। देखो डिफेक्टिव प्लानिंग जो है ना वो तो अब नॉर्मल रीजन हो गया, मतलब ये तो आपने गलती कर दी कि आपकी प्लानिंग ही गलत थी प्रोडक्शन की, तो इस कारण से आपको इसको अपना नुकसान मानना ही पड़ेगा कि सर ये 2,40,000 का तो नुकसान हो ही गया, इसको तो आप पीएनएल में दिखाओगे। अब पीएनएल तो यहाँ होता नहीं, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो उसका नाम भी स्पेशल है, क्या, कॉस्टिंग पीएनएल। तो मैंने क्या बताया, डिफेक्टिव प्लानिंग आपकी गलती की वजह से हुई है, इसको आप उसकी कॉस्ट में जोड़ नहीं सकते, ये नुकसान आपको मानना ही पड़ेगा, तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाएगा। ये आपका नुकसान हो गया, मतलब आपकी गलती की वजह से हुआ, तो ये आपको बेयर करना पड़ेगा, ये आप स्टॉक में नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लेते हैं किसी पेंसिल के कारखाने में पेंसिल बनती थी और 10 लाख रुपए का खर्चा लगता था 10 लाख पेंसिल बनाने में, पेंसिल एक ही बनी, उसके बाद आग लग गई। अब आग लग गई और पेंसिल बनी नहीं, एक ही बनी, तो क्या वो एक ही पेंसिल आप 10 लाख की कर दोगे क्या? तो आपकी गलती की वजह से है। उसमें कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर उस आग लगने के पैसे आपको थोड़ा देगा, तो वो तो आपकी डिफेक्टिव प्लानिंग है या जो भी है उसकी वजह से हुआ है, ये आपका नुकसान है, ये कॉस्टिंग फील्ड में जाएगा। सर फिर बाकी 160 का क्या होगा, वो तो हमारी वजह से नहीं हुआ, वो तो महंगाई बढ़ गई उस वजह से हो गया। तो हमने कहा ठीक है 1,60,000 का खर्चा हुआ, हमने प्रोडक्शन किया था 40,000 यूनिट का, उससे डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आ गया 4 रुपए, पर यूनिट आ गया आपका 4 रुपए। अब ये 4 रुपए को आप कैसे एट्रीब्यूट करेंगे कि सर 30,000 यूनिट तो हमने बेच दी, उन पे 4 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, ये 30,000 यूनिट का खर्चा तो अपन वहां डाल देंगे। और बाकी 10,000 यूनिट जो हमारी नहीं बिकी है वो भी 4 रुपए के हिसाब से 40,000 की होती है, वो हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे कि भैया अब हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि उस पर नए खर्चे लगे हैं, तो उसका वैल्यूएशन जो है वो पहले की बजाय 40,000 रुपए ज्यादा लगेगा, यानी उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है, कॉस्टिंग उसकी बढ़ गई है। तो देखो वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से लगा वो आपका अब नॉर्मल रीजन है, वो सीधा पीएनएल में जाएगा। जो इंक्रीज इन ओवरहेड नॉर्मल रीजन रहा, उसको यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट की रेट निकालो, 4 रुपए पर यूनिट, उसमें जो यूनिट बेच दी है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में चल जाएगा, और जो नहीं बिकी है वो स्टॉक की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर है, वो रहता है। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ आ ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, आपको यही करना पड़ेगा कि खर्चे होने कितने चाहिए थे, हो कितने गए, एक्स्ट्रा कितने हुए, एक्स्ट्रा कितने हुए उसमें डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हैं, वो सीधा कॉस्टिंग पीरियड में चल जाएंगे, और अदर रीजन से हैं उनका आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट आप सेल्स में डाल देंगे, कुछ पार्ट आप क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे, सेम यही प्रोसीजर चलेगा। ये क्वेश्चन सीए, सीएस, सीएमए सभी एग्जाम में आता है, और इसी चार्ट की हेल्प से अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर जो चीजें हैं मैं आपको बताऊं, जो डेटा दे रखा है वो 3 मशीनों का दे रखा है। अब जैसे रेंट है, रेंट का खर्चा 1,500 है, तो रेंट को पहले आपको स्पेस के रेशियो में बांटना पड़ेगा, रेशियो है 1:3, 1:2:3, तो 1:2:3 में बांटेंगे रेंट का खर्चा। और हमें पूछा सिर्फ ए मशीन का है, तो आपको केवल ए मशीन का खर्चा ही यहाँ दिखाना है, यानी रेंट का जो खर्चा है वो टोटल है 1,500, तो 1,500 इंटू 1/6 करोगे तो ये आपका 250 ए मशीन का आ जाएगा, क्योंकि ए मशीन का पार्ट 1 है इसके अंदर। इसी तरीके से आपका अगर अपन देखें डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करता है, डेप्रिसिएशन करता है कॉस्ट ऑफ मशीन पर,
भाई मर्सिडीज पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा और जो मारुति पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो कॉस्ट पे तो डिपेंड करता है उनके। तो कॉस्ट का रेशियो क्या है? उनकी कॉस्ट का रेशियो है 25, 15, 16। ये कॉस्ट है। तो 25, 15, 16 में आप डेप्रिसिएशन को बांटेंगे और जो 25 वाला पार्ट है वो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि पूछा मशीन ए का ही है। तो डेप्रिसिएशन का 25 वाला पार्ट आप जो है यहाँ लिखेंगे। सेम रिपेयर है, 25, 15, 16 में रिपेयर को बांटा गया है। इसी तरीके से ये एग्जांपल नंबर 15 रन होगा, ध्यान रखना।